अचीवर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बताए गए प्राइवेट प्रतिरक्षा के प्रावधान को संक्षेप में समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु इसका शाब्दिक अर्थ हो सकता है राज्य के द्वारा प्रत्येक नागरिकों को कुछ सीमाओं के अधीन अपनी जान माल की सुरक्षा करने का अधिकार दिया गया है। यही अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कहलाता है। इससे संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 धारा 96 से 106 में बताए गए हैं। जैसा कि धारा 96 से स्पष्ट है, कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को प्रयोग में लाते समय की जाए। धारा 97 हमें यह बताता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 99 में दिए गए निबंधनों के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। धारा 97(1) के अनुसार बताया गया है कि मानव शरीर के विरुद्ध प्रभाव डालने वाले किसी भी अपराध के प्रति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अपने व किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने का दिया गया है। खंड 2 के अनुसार प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग संपत्ति के विरुद्ध अपने व किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धारा 98 में बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी बालक, विकृचित व्यक्ति या मत्यता के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य जो वह उन परिस्थितियों में अपराध नहीं होता अन्यथा अपराध होता है के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को वही अधिकार प्राप्त है जैसा वह अन्य सभी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त करता है। धारा 99 में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर सीमाओं को विस्तार पूर्वक बताया गया है। धारा 99 के अनुसार नंबर 1, लोक सेवक के कार्य के प्रति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है यदि उसके कार्य से मृत्यु या घोर उपपत्ति की युक्त आशंका कारित नहीं होती। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार लोक सेवक के निर्देश पर कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त नहीं है यदि उनके कार्य से मृत्यु या घोर उपपत्ति की युक्त आशंका कारित नहीं होती। नंबर 3, यदि लोक प्राधिकारियों की सहायता उपलब्ध है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं मिलेगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग करने पर भी नहीं मिलेगा। वहीं धारा 100 में बताया गया है कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। जैसा कि धारा 100 के खंड 1 से स्पष्ट है, ऐसा हमला जिसका परिणाम युक्त रूप से आशंका कारित कर दे कि उसका परिणाम मृत्यु होगा। नंबर 2, ऐसा हमला जो इसका युक्तियुक्त रूप से परिणाम घोर उपपत्ति होगा। नंबर 3, ऐसा हमला जो बलात्संग के आशय से किया जाए। नंबर 4, ऐसा हमला जो प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के लिए आशय से किया जाए। नंबर 5, व्यापरण या अपहरण के आशय से किया गया हमला। नंबर 6, सदोष परिरोध ऐसी परिस्थितियों में कारित किया जाए कि ऐसे व्यक्ति को लोक प्राधिकारियों की सहायता उपलब्ध न हो सके। या नंबर 7, अम्ल फेंकना या अम्ल देना या अम्ल देने का प्रयत्न करना जिसका परिणाम घोर उपपत्ति होगा। ऐसे कृत्यों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रति आक्रमणकारी की मृत्यु कारित करने तक का होता है। जैसा कि धारा 101 में बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित करने तक का होता है। धारा 102 में यह बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ एवं अंत कब होता है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के प्रारंभ की बात है तो जैसे ही युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि हमारे ऊपर कोई हमला होने वाला है, वहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ हो जाता है और जैसे ही हमले की युक्त आशंका समाप्त हो जाती है वैसे ही प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का समाप्ति हो जाती है।